हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग मेनली जीके जीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब आपका जो एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, तो ऐसे में ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को ही हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहते हैं, और वही चीज़ें हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद भी करनी होती है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर अगर आप उठाओगे तो वो क्वेश्चन रिपीट होते हुए हमें दिखते हैं। तो उन्हीं उसी तरीके के सवालों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो पीवाईक्यूज में सबसे ज्यादा आए हुए क्वेश्चन है, और ये मिक्स्ड क्वेश्चंस रहेंगे इस क्लास में। तो फटाफट हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा आर्टिकल भाषा से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद लैंग्वेज? भाषा से कौन सा आर्टिकल इनमें से रिलेटेड है? अब आप लोग बोलोगे मैम भाषा से तो जो आर्टिकल रिलेटेड है वो तो 300 पार है, 343 जो है वो आप लोग के दिमाग में आएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई आर्टिकल तो है ही नहीं। सारे के सारे आर्टिकल, कोई 92 है, कोई 80 है, कोई 120 है, कोई 123 है। तो देखो 120 नंबर का जो आर्टिकल है ना, ये भी लैंग्वेज से रिलेटेड है। पार्लियामेंट में किस तरीके की भाषा बोली जाएगी, कौन सी भाषा बोली जाएगी, इसको लेकर के यहाँ पर दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 120। आर्टिकल 123 में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर दिया हुआ है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के बारे में दिया हुआ है आर्टिकल नंबर 123 में, ठीक है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। नेक्स्ट देखते हैं, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान यानी एनएनपी किस राज्य में स्थित है? इंडिया में बहुत सारे नेशनल पार्क है, बहुत सारे टाइगर रिजर्व है। नेशनल पार्क तो इंडिया में आप मानोगे नहीं 100 से भी ज्यादा हैं। अब इतने कैसे याद होंगे? याद हमें वो करने हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसीलिए मैं आपको देखने को हमेशा कहती हूँ कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से देखो, क्योंकि उसी से पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं आएगा। नोकरेक नाम का जो नेशनल पार्क है वो आपको मेघालय में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, ठीक है। मिजोरम में एक टाइगर रिजर्व आपको मिलेगा जिसका नाम है दम्पा टाइगर रिजर्व। क्या नाम है इसका? दम्पा टाइगर रिजर्व। मेघालय लिविंग रूट ब्रिजेस के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पेड़ों के बीच में से रास्ते बनते हैं यहाँ पर, लिविंग रूट ब्रिजेस जिनको हम कहते हैं ना, ब्रिज के फॉर्म में रास्ते बनते हैं। पेड़ आपस में जुड़ जाते हैं इस तरीके, दूर दूर दो पेड़ खड़े हैं और उनके जो रूट्स है वो इस तरीके से जुड़ जाते हैं कि वो इतना मजबूत हो जाता है समय के साथ कि वो फाइनली क्या बन जाता है? ब्रिज जैसा बन जाता है। तो मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज है वो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नेक्स्ट देखो, इंडिया में हाथियों की तादाद बहुत ज्यादा है, ठीक है। लगभग 29 से 30 हजार हाथी आपको इंडिया में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 29 से 30,000 एलिफेंट्स जो है वो आपको इंडिया में मिल जाएंगे। इतने सारे एलिफेंट्स जो इंडिया में है, इनसे रिलेटेड हाथी अभ्यारण्य भी होंगे, क्योंकि इनको भी संरक्षित किया जाता है। तो भारत में 32 के आसपास एलिफेंट रिजर्व्स आपको मिल जाएंगे। ये अलग अलग राज्यों में ये एलिफेंट रिजर्व्स हैं। इनमें से जो तराई नाम का एलिफेंट रिजर्व है ये आपको कहाँ पर मिलेगा? हम सभी को पता है कि तराई नाम की एक मिट्टी पाई जाती है जो नेपाल और भारत के बॉर्डर स्टेट्स पर पाई जाती है, जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो नेपाल के साथ बॉर्डर लगाते हैं ना, ये बॉर्डर के पास में जो मिट्टी पाई जाती है ये है तराई मिट्टी। काफी उपजाऊ मिट्टी होती है, और तराई नाम का जो हाथी अभ्यारण्य है वो भी आपको यहीं कहीं पर मिलेगा, या तो बिहार में या तो उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको तराई एलिफेंट रिजर्व मिल जाएगा। एलिफेंट्स की अगर बात करें तो भारत के कर्नाटका में हाथियों की तादाद जो है वो आपको काफी ज्यादा मिलेगी। इंडिया में प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है ये इंडिया में लॉन्च किया गया था 1992 में। क्यों लॉन्च किया गया था? ताकि हाथियों को संरक्षित करके रखा जा सके, ठीक है। अच्छा, मयूरभंज कहाँ पर मिलेगा आपको? मयूरभंज बताना जरा। अच्छा, पूरी दुनिया की अगर हम लोग बात करें कि बताओ कोई ऐसे देश का नाम जो जहां पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स मिलते हैं, तो उस देश का नाम क्या है? उस देश का नाम है बोट्सवाना। क्या नाम है? बोट्सवाना, ठीक है। अफ्रीका में मिलेगा आपको। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ पर मिलेगा? ये जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है ना, इसका हेडक्वार्टर भी आपको वहीं मिलेगा जहां पर WTO का और WHO का हेडक्वार्टर है।
WTO और WHO दोनों का ही हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? जेनेवा में मिलेगा। जेनेवा कहाँ स्थित है? जेनेवा आपका स्विट्जरलैंड में स्थित है। कहाँ स्थित है जेनेवा? स्विट्जरलैंड में। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, जेनेवा स्विट्जरलैंड। पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? पेरिस में आपको यूनेस्को का हेडक्वार्टर मिल जाएगा। गुरुग्राम में किसका हेडक्वार्टर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन, इसका हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अंडमान और निकोबार का जो हाई कोर्ट है ये कौन से स्थान पर स्थित है? वैसे तो एक रीजनल सर्किट आपका पोर्ट ब्लेयर में बनाया है, मतलब रीजनल सर्किट आपका पोर्ट ब्लेयर में मिल जाएगा, अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में, लेकिन इसका जो मेन हाई कोर्ट है वो आपको अंडमान निकोबार में नहीं मिलेगा। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन अभी भी कोलकाता हाई कोर्ट के पास है जो कि वेस्ट बंगाल में है, लेकिन रीजनल सर्किट आपका देखने को मिल जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता हाई कोर्ट है इसी के पास अंडमान निकोबार के हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन है। कोलकाता हाई कोर्ट का गठन जो हुआ था वो 1862 में हुआ था, 1862 में। ये भारत का पहला हाई कोर्ट था। लक्षद्वीप का भी इसी तरीके से अपना हाई कोर्ट नहीं है। ये लक्षद्वीप का जो जुरिडिक्शन है हाई कोर्ट का वो केरला में पड़ता है। ठीक है, तो ये दोनों ही चीजें आप लोगों को याद रखनी है। Which land revenue system was recommended by चार्ल्स रिड? चार्ल्स रिड ने कौन से लैंड रेवेन्यू सिस्टम को रिकमेंड किया था? लैंड रेवेन्यू सिस्टम का मतलब क्या होता है? भू राजस्व प्रणाली। भू राजस्व मतलब जमीन से जो राजस्व इकट्ठा किया जाता था, जो प्रोडक्शन, पहले तो खेती किसानी होता था ना, पहले इतने ज्यादा उद्योग वगैरह तो थे नहीं, कम उद्योग थे और ज्यादातर जो लोग थे वो खेती किसानी ही किया करते थे। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि चार्ल्स रेड जो है उन्होंने कौन से भू राजस्व प्रणाली की जो सिफारिश है वो की थी? तो इन्होंने करी थी रैयतवाड़ी सिस्टम की सिफारिश। परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पूछा जाए, यानी जो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के बारे में अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे? परमानेंट सेटलमेंट को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, इसके बारे में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे आप? इसके बारे में पूछा जाएगा तो सीधे बोलोगे कि ये कॉर्नवालिस जो है वो इससे एसोसिएटेड है। कौन एसोसिएटेड है? कॉर्नवालिस। ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम में जमींदारों का जो हस्तक्षेप है वो बीच में से खत्म कर दिया गया था, नहीं तो परमानेंट सेटलमेंट में अंग्रेजों ने जमींदारों को मालिकाना अधिकार देके उनको पूरा का पूरा जो है यहाँ पर दे दिया था सारा कुछ। ठीक है, मालिकाना अधिकार देके। चलो नेक्स्ट देखो, हु वॉज द राइटर ऑफ द बुक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया? भारत का आर्थिक इतिहास। Who was the writer of the book Economic History of India? भारत का आर्थिक इतिहास। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अर्थव्यवस्था को लेकर के अंग्रेजों के जमाने में जो भारत की अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो रही थी, उनकी वजह से, उनकी अजीबोगरीब नीतियों की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करवाओ, एक्सपोर्ट कम करो। एक्सपोर्ट करते थे तो टैरिफ लगा देते थे, इंपोर्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगता था। मतलब कि अंग्रेजों का जो कच्चा माल आता था, वो अंग्रेजों का जो बना बनाया माल आता था तो वो बढ़िया इंपोर्ट ड्यूटी के बिना ही भारत में घुस जाता था। और हम लोग अगर कोई चीज को एक्सपोर्ट करना चाहते थे, भले ही वो कच्चा माल क्यों ना हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगा दिया जाता था। तो ये सारे जो इश्यूज थे, इश्यूज को देखते हुए यहाँ पर भारत में खूब ज्यादा अंग्रेजों ने जो है चीजों को लूटा है। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी जो दी गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा, उनके किताब में, जिस किताब का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें ये सब कुछ बताया गया था कि किस तरीके से भारत जो है वो बर्बाद हो रहा है। उसी तरीके से भारत का आर्थिक इतिहास एक किताब लिखी गई जिसमें भारत की आर्थिक स्थिति के बारे में, हिस्ट्री में भारत की आर्थिक स्थिति किस तरीके से दर्शाई जाएगी उसके बारे में आर.सी. दत्त यानी कि रोमेश चंद्र दत्त ने लिखा था। ऑप्शन नंबर ए, रोमेश चंद्र दत्त। भूमि सीमा समझौते से कौन सा संशोधन संबंधित है? विच अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड यानी रिलेटेड टू लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? विच अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट? 101 नंबर का जो संशोधन था वो जीएसटी लागू करने के लिए किया गया था। 102 नंबर का जो संशोधन था वो ओबीसी कमीशन यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग से रिलेटेड था। इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा यानी संवैधानिक दर्जा देके आर्टिकल 338 बी जो है वो लागू
कर दिया गया था। इसमें लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट के बारे में जो बोला जा रहा है वो था ऑप्शन नंबर बी 100th नंबर का संशोधन। संविधान में संशोधन का मतलब होता है संविधान में सुधार करना। संशोधन का मतलब क्या होता है? संविधान में सुधार करना। और यहाँ पर 100वीं बार जो सुधार किया गया था वो था लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का आह्वान किया था? महात्मा गांधी कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स इन विच मूवमेंट? प्रिंस ऑफ वेल्स के बॉयकॉट का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किस में, कौन से आंदोलन के टाइम? भाई स्वदेशी आंदोलन के टाइम पे 1905 के आसपास तो प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में थे नहीं। होम रूल मूवमेंट 1915 से 1916 वाले टाइम की भी ये बात नहीं है। क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, भाई ये तो बहुत ही लेट हो गया। इस समय तो खुद ही अंग्रेजों को ही हम देश से भगा रहे थे, तो वहां के लोग भारत क्या आएंगे। बात आ रही है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में और रॉलेट एक्ट भी 1919 में ही था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, जिसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड होने के बाद में सबका दिमाग खराब हो गया था। इवन गांधी जी का भी दिमाग खराब हो गया था बहुत ज्यादा। इंडिया में बहुत बड़े लेवल पर बाद में कई कारणों की वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में स्टार्ट कर दिया जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का मतलब है असहयोग आंदोलन। जब असहयोग आंदोलन इंडिया में स्टार्ट होता है उसके बाद देखा जाता है कि 1920 से लेकर 1922 तक असहयोग आंदोलन भारत में चला, जिसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहा जाता है। और यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार का आह्वान भी किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चौरी चौरा कांड अगर नहीं होता ना तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता ही जाता। अगला है 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत के इनमें से किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या मतलब होता है इसका? पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, ये होता है जनसंख्या घनत्व। सर में बाल होना और घने बाल होना, दोनों में फर्क है ना। किसी किसी के सर में बहुत घने बाल होते हैं, एकदम मोटे बाल होते हैं, किसी किसी के सर में कम बाल होते हैं, लेकिन होते हैं। तो हम ऐसा थोड़ी बोलते हैं कि इसके सर में कम बाल है तो ये टकली है, बाल तो है ना। तो जनसंख्या होना और जनसंख्या घनत्व होना दोनों में अंतर होता है। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं वो होता है जनसंख्या घनत्व, और किसी एक क्षेत्र में कितने लोग रह रहे हैं, पर स्क्वायर किलोमीटर कुछ नहीं, किसी राज्य में या किसी शहर में कितने लोग रह रहे हैं ये होता है वहां की जनसंख्या। तो हम बात कर रहे हैं जनसंख्या घनत्व की, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं उसके हिसाब से पूरे भारत के अलग अलग राज्यों का जनगणना हुआ था, जिसमें देखा गया कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे ज्यादा है। पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश में पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में मात्र 17 लोग रहते हैं। 1106 से अगर आप 17 को कंपेयर करोगे तो आप खुद देख सकते हो कितना बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ओजोन परत की जो मोटाई है वो निम्नलिखित में से किसमें मापी जाती है? ओजोन लेयर का जो थिकनेस है, ओजोन परत का जो थिकनेस है वो इनमें से किसके थ्रू मापा जाता है? डेसिबल यूनिट बिल्कुल भी नहीं, डोमिसाइल यूनिट नहीं, डंकन यूनिट नहीं, डॉप्सन यूनिट बिल्कुल सही। भाई बोलते हैं ना ओजोन परत में होल हो रहा है, छिद्र हो रहा है, जिसकी वजह से यूवी किरणें डायरेक्टली धरती पर आकर हमारी बॉडी को टच करेगी तो हमें तरह तरह की स्किन रिलेटेड बीमारियां हो सकती है, इसलिए ओजोन परत को बचाओ। भाई ओजोन परत जितना मोटा होगा उतना ही ज्यादा हम लोग सुरक्षित रहेंगे। तो ओजोन परत की मोटाई को मापा कैसे जाता है? तो इसको डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। ओजोन परत आपको एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में मिलेगा। कौन से लेयर में? स्ट्रेटोस्फेयर नाम के लेयर में आपको ओजोन लेयर मिल जाएगा। विश्व की एकमात्र वैदिक घड़ी किस स्थान पर स्थापित करी गई है? ये एकमात्र वैदिक घड़ी है जो मुहूर्त भी बताती है ना, कोई फेस्टिवल आ रहा है तो उसका भी तिथि वगैरह बताती है ना, राशि वाशी के बारे में भी शायद बताती है। तो ये जो वैदिक घड़ी है, दुनिया में ऐसी वैदिक घड़ी और कहीं नहीं है, ये उज्जैन में स्टैब्लिश करी गई है। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी उज्जैन, जो महाकाल मंदिर जहाँ पर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है ना, बाबा की नगरी भी उज्जैन को कहते हैं।
ठीक है। और क्या कहते हैं, उज्जैन जो है ये शिप्रा नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन है और यहीं पर महाकुंभ का मेला भी लगता है। क्या लगता है यहाँ पर, महाकुंभ का जो मेला है वो भी यहाँ पर लगता है। उज्जैन पड़ता कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है उज्जैन, मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। भारत सरकार ने जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया? When did the government of India pass the Water Prevention and Control of Pollution Act? ये जो वाटर एक्ट जो है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम वाटर एक्ट भी कहते हैं, ये कब पास किया गया था? वाटर एक्ट, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। ये सारे के सारे एक्ट्स कौन से ईयर में आए थे, ये सारी चीज़ें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1974, 1974 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताएंगे कि बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता अधिनियम, इसको हिंदी में कहते हैं, जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये किस वर्ष आया था? ठीक है ना। उसके बाद वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये सारे के सारे जो एक्ट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। ऑप्शन नंबर डी 1974 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? एटलस माउंटेन इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट? एटलस माउंटेन जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये उस देश में स्थित है जिस देश में 50 से भी जिस उस कॉन्टिनेंट में स्थित है जिस कॉन्टिनेंट में 50 से भी ज़्यादा देश हैं। और ये जो 50 से भी ज़्यादा देश है, इसमें ज़्यादातर देश जो है वो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, अभी तक विकसित ही नहीं हुए हैं, अभी तक विकास ही नहीं हुआ है इन कंट्रीज़ का। इतनी बीमारियां फैलती हैं इन कंट्रीज से जिसका कोई वो नहीं है। आज के समय में तो फिर भी कम हो गया, नहीं तो जो बड़ी बड़ी मेजर बीमारियां हुआ करती थी पहले, वायरल बीमारियां, बैक्टीरियल बीमारियां, वो ज़्यादातर इधर के ही जंगलों से निकल करके आती थी। ठीक है, इस कॉन्टिनेंट का नाम है अफ्रीका। अफ्रीका में खनिज बहुत मिलते हैं, हर देश यहाँ से खनिज निकालने के लिए जाता है, हर तरह का खनिज मिलेगा, सोना मिलेगा, कॉपर मिलेगा, ठीक है, माइका मिलेगा, है ना, हर तरीके का आपको यहाँ पर जो है खनिज मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर कंट्रीज का डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी स्लो हो रहा है। यहाँ पर अफ्रीका में उत्तरी अफ्रीका में आपको एटलस माउंटेन मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 11 देशों में फैला सहारा मरुस्थल भी मिलेगा, 11 देशों में फैला हुआ सहारा मरुस्थल। नेक्स्ट देखो, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार भारत में सभी प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों पर कौन सा चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है? Which mark is made mandatory on all processed food products in India according to फूड सेफ्टी एक्ट? भाई खाने की चीज़ें आपकी सुरक्षित है या नहीं है, कहाँ से पता चलेगा? मान लो आप पैकेट वाला कोई सामान ले आए हो, अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि ये सेफ है भी कि नहीं है। पैसे तो आपने फूंक दिए, ले आए आप घर पे, लेकिन वो पता भी तो होना चाहिए कितना सेफ है हमारे लिए। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इसमें एफपीओ मार्क जो है वो देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है इसमें? एफपीओ मार्क। नेक्स्ट देखो, महतारी वंदन योजना किस राज्य से संबंधित है? महतारी वंदन योजना इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट? महतारी वंदन योजना जो है ये किस राज्य से स्थित है, किस राज्य से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? क्या आंसर हो जाएगा इसका? महतारी वंदन योजना किससे रिलेटेड है? तो ये छत्तीसगढ़ से एसोसिएटेड है। हुआ क्या था कि मध्य प्रदेश में एक बार लाडली बहना योजना लॉन्च किया गया था। लाडली बहना योजना के तहत हर महीने महिलाओं के खाते में पैसे भेजे जा रहे थे, और ये योजना आज भी चल रही है, और इस योजना के जो पैसे हैं वो भी बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, इसी की सफलता को देखते हुए लोगों को खूब पसंद आई ये योजना। इस योजना की सफलता को देखते हुए दूसरे राज्यों ने भी ये योजना इस तरीके से लागू कर दी। छत्तीसगढ़ ने महतारी वंदन योजना लागू कर दी और झारखंड ने मैया सम्मान योजना लागू कर दी। मैया सम्मान योजना ये झारखंड ने लागू कर दी। ठीक है,
समझ गए। नेक्स्ट देखो, अनुच्छेद 74 और 75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आर्टिकल 74 एंड 75 डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आर्टिकल 74 एंड 75 वैसे तो प्राइम मिनिस्टर से भी रिलेटेड है, प्रधानमंत्री से भी रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हेड करते हैं, तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ है। इन आर्टिकल्स में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में भी लिखा हुआ है, इनके अपॉइंटमेंट्स के बारे में, है ना, इनका जो एड एंड एडवाइस होता है उसके बारे में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 74 एंड 75 मेनली डील करता है प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखो, विच आर्टिकल मेंशंस द पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति वाला जो चैप्टर है वो अगर आप पढ़ोगे ना तो उसमें एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति के पास अलग अलग प्रकार की क्षमा दान की पावर है। टोटल 5 प्रकार का है। ठीक है, एक तो है पार्डनिंग, एक तो है पार्डन जिसमें पूरी तरीके से राष्ट्रपति किसी की सजा को माफ कर सकते हैं। मान लो किसी को फांसी की सजा हो गई है, ठीक है, किसी को मान लो फांसी की सजा हो गई है, अब वो चाहता है कि उसकी फांसी की सजा पूरी टल जाए और वो बाइज्जत बरी हो जाए, तो राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। अपने आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर्स में से जो पार्डन वाला पावर होता है ना, इसको इस्तेमाल करके राष्ट्रपति किसी की सजा को पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं। दूसरा है रेमिशन। रेमिशन नाम का भी एक पावर होता है, रेमिशन, ठीक है, रिस्पाइट, रिप्रीव, कम्यूट, है ना, अलग अलग तरीके के पावर्स होते हैं ये। ठीक है, अलग अलग तरीके के पावर्स। आर्टिकल नंबर 72 में ये दिया हुआ है। कौन से आर्टिकल में दिया ये? आर्टिकल नंबर 72 में। 61 नंबर का जो आर्टिकल है, 61 नंबर का जो आर्टिकल है, ये भी राष्ट्रपति के बारे में बहुत पूछा जाता है। इसमें महाभियोग के बारे में दिया हुआ है। महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट। राष्ट्रपति को अगर उनके पद से हटाना है तो वो ऐसे ही नहीं हटाया जाता, उसके लिए महाभियोग चलाया जाता है। और साथ ही साथ महाभियोग चलाने के लिए या राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक सॉलिड रीजन होना चाहिए, और वो रीजन क्या होना चाहिए? संविधान का उल्लंघन। संविधान का उल्लंघन अगर किया हो उन्होंने तभी हटाए जाएंगे, ऐसे ही नहीं हटाए जाएंगे। एक उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? What is the maximum period of vice president can act as president? बताओ तो, किसी को पता है तो बताओ जरा, कितने समय तक एक उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं? अगर मैं होती तो मैं तो 6 महीना आंसर लगा देती। आप अगर होगे तो आप क्या आंसर लगाओगे? कितने समय तक उपराष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रपति के तौर पर कार्य कर सकते हैं, बताओ जरा। मोहनखेड़ा जैन तीर्थ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? भारत में बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पर जैन धर्म से रिलेटेड बहुत ही पवित्र पवित्र स्थल हैं। एक मैंने आपको बताया था पार्श्वनाथ की पहाड़ी, है ना, बताया था ना, पार्श्वनाथ हिल्स, ये मैंने आपको बताया था। ये आपको कहां पर मिलेगा? झारखंड में। ठीक है, झारखंड में पार्श्वनाथ की पहाड़ी है। दूसरा मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा जैन टेम्पल। ये जो दिलवाड़ा जैन टेम्पल है ये राजस्थान में है। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। ये भी जैन्स का बहुत ही पवित्र स्थल है। ठीक है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ जो है ये आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में। ठीक है, महावीर स्वामी समेत जितने भी जैन तीर्थंकर थे, टोटल 24 जैन तीर्थंकर थे, उनमें ये 24th नंबर के थे। और 23rd नंबर के कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो थे वो 23rd नंबर के थे। ठीक है, 23वें थे पार्श्वनाथ। अगला देखो,
निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है? इनमें से कौन सा पद है जिस पद पर एक व्यक्ति की नियुक्ति होगी और वो नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं करेंगे, वो नियुक्ति कोई और करेगा? यहाँ पर उनका ऐसे फॉर्मल अपॉइंटमेंट होता ही नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, ये चुन कर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के स्पीकर की जो नियुक्ति है वो कभी भी राष्ट्रपति नहीं करेंगे। बाकी प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सबकी नियुक्ति हमारे भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव, ठीक है, यानी कि जीवी। मावलंकर, मावलंकर ना लिखूं तो आधे बच्चे तो यूं ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम जीवी मावलंकर थे, आप क्या लिख रहे हो। जीवी का फुल फॉर्म लिखा है मैंने, गणेश वासुदेव, ठीक है। दूसरी चीज, अभी जो बने हुए हैं वो कौन है? वो है ओम बिरला, है ना। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है अभी भारत के? जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, ये अभी भारत के चीफ जस्टिस है, ठीक है। बी आर गवई साहब जो है वो रिटायर हो चुके हैं। वायुसेना प्रमुख कौन है अभी फिलहाल? AP सिंह, अमरप्रीत सिंह, है ना। प्राइम मिनिस्टर तो फिर आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी। अब राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होते हैं जिससे वो किसी भी बिल को जैसे कोई बिल पास हुआ तो अब वो वहां उसमें उनको साइन करना है, तो वो नहीं करना चाहते, मान लो उसको अभी वो रखना चाहते हैं तो वो रखेंगे। अलग अलग तरीके का वीटो पावर होता है। पॉकेट वीटो नाम का भी एक पावर होता है। तो ये जो पॉकेट वीटो है इसमें भारत के राष्ट्रपति किसी बिल को कितने समय तक के लिए रोक के रख सकते हैं कि भाई मेरा मन नहीं है साइन करने का, मैं ठीक से देखूंगा, सोचूंगा, फिर साइन करूंगा, ठीक है। तो कितने समय तक के लिए? तो पॉकेट वीटो एक ऐसा वीटो पावर होता है जिसमें वो कितने भी समय तक के लिए बिल को रोक के रख सकते हैं। कि जैसे होता है ना, हमने किसी चीज को उठा के पॉकेट में रख लिया, अब हम उसको देंगे ही नहीं, हमने रख लिया तो रख लिया, हो गई बात खत्म। तो ये वीटो पावर होता है जो कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए होता है, पॉकेट वीटो पावर, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने महीनों तक लागू रह सकता है? ये मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और अगर ऑप्शंस में से एक भी नहीं है तो फिर आप लोग मुझे ये भी बताएंगे कि क्या सही आंसर होगा इसका, है ना। ऑप्शन नंबर ई अगर आपको कोई सा लग रहा है तो वो भी मुझे आप लोग बताएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी और वो आपको करनी पड़ेगी क्योंकि मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। अब देख लेते हैं बैच, जितने भी बच्चे हैं, अगर आप में से कोई भी बच्चा बैच लेकर प्रिपरेशन करना चाहता है तो वो यहाँ पर SSC प्रथम बैच लेकर प्रिपेयर कर सकता है। और ये जो बैच है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करो, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आप ये बैच लेकर के कर सकते हो, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस आपको दी जा रही हैं, हर सब्जेक्ट की थ्योरी तो पढ़ाया ही जा रहा है, साथ ही साथ इस बैच के साथ आपको रिविजन एंड प्रैक्टिस बैच भी फ्री दिया जा रहा है, तो आप रिविजन एंड प्रैक्टिस भी बेहतर तरीके से कर सकते हो। अब ये रहा आपका टेलीग्राम चैनल, मेरा टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय जयश्री मैम, इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। इस टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो करंट अफेयर बाय जयश्री मैम इस टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये स्कैनर है, इस स्कैनर को स्कैन करके भी आप सीधे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। तो फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। हैव अ वेरी 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 गुड डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।